नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार बिहार स्पेशल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे बिहार स्पेशल का पार्ट 5। इस पार्ट 5 में आप मगध साम्राज्य का उत्कर्ष देखेंगे। इसके पहले आप 16 महाजनपदों को देखे थे और उन 16 महाजनपदों में मगध, अंग और लिच्छवी, बजी जो महाजनपद था वो बिहार में पड़ता है। तो प्राचीन इतिहास में 16 महाजनपदों में आज मगध महाजनपद को देखेंगे और यह मगध महाजनपद का इतिहास आप पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो इसमें पहला पॉइंट देखिए। सबसे पहले मगध के इतिहास में आते हैं। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। पहले ही बताए हैं कि प्राचीन भारत में सबसे पहले बिहार से संबंधित मगध जनपद था। वो बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध जनपद के रूप में जाना जाता था। तो मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और यह बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली महाजनपद था। तो इस मगध जनपद का समृद्ध और शक्तिशाली होना, इसके पीछे कई कारण है। राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है, भौगोलिक कारण है। क्योंकि मगध राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक दृष्टि से बिल्कुल समृद्ध था, इसीलिए उन 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद सबसे समृद्ध और शक्तिशाली था। तो आइए इसी के बारे में अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है, मगध की राजधानी गिरिब्रज थी, जो बाद में राजगीर के नाम से जाना जाता था। देखिए, प्राचीन समय में मगध की राजधानी गिरिब्रज था, जो बाद में इसे, तो यहाँ देखिए, प्राचीन समय में मगध की राजधानी को गिरिब्रज के नाम से जाना जाता था और बाद में इस गिरिब्रज का नाम बदल करके राजगृह कहा गया। तो प्राचीन समय में याद रखेंगे कि गिरिब्रज मगध की राजधानी था, जो बाद में राजगृह कर दिया गया था। अगला पॉइंट पर आते हैं, राजगीर। देखिए, ये जो गिरिब्रज था जिसको बाद में राजगीर कर दिया गया, तो यह राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ राजधानी था। जो मगध का जो राजधानी था वह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिसको राजगृह कहा गया और प्राचीन नाम इसे गिरिब्रज था। अगला पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट को देखिए। अगला पॉइंट में आते हैं, यहाँ देखिए, मगध राज पर सबसे पहले हर्यंक वंश की स्थापना हुई। सबसे पहले अगर मगध का इतिहास को देखा जाए तो हर्यंक वंश से मगध का इतिहास मिलता है। प्राचीन इतिहास में जब मगध का इतिहास देखा जाए तो हर्यंक वंश से इसका शुरुआत होता है और इसके पहले जो भी इतिहास है इसका कोई साक्ष्य नहीं है। हर्यंक वंश से ही इसका साक्ष्य के साथ इतिहास मिलता है। तो मगध राज पर सबसे पहले हर्यंक वंश का शासन हुआ और जिसका कार्यकाल देखिए 544 ईसा पूर्व से 512 ईसा पूर्व तक रहा। 412 ईसा पूर्व तक। तो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक मगध पर हर्यंक वंश का शासन रहा। यह हर्यंक वंश एक और नाम से जाना जाता है,
इसका नाम है पितृहंता वंश। देखिए पितृहंता वंश, पैट्रिसाइड, पितृहंता वंश इसलिए कहा गया कि इसके सभी शासक, जो भी शासक हुए, जो भी राजा हुए, वह अपने पिता की हत्या करके ही राजगद्दी धारण किए थे। इसीलिए हर्यंक वंश को ही पितृहंता वंश कहा गया। तो आइए अगला पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट देखिए, हर्यंक वंश के संस्थापक पर आते हैं। देखिए हर्यंक वंश का संस्थापक, यहाँ देखिए इस पॉइंट पर देखिए, हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। और इनका कार्यकाल देखिए, इनका कार्यकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व था। देखिए मगध पर सबसे पहले हर्यंक वंश की स्थापना हुआ और हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। और ये बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। लगभग 52 वर्षों तक इनका शासन रहा। तो ये भी याद रखेंगे कि 52 वर्षों तक बिंबिसार का शासन हुआ, जो हर्यंक वंश के संस्थापक थे। अगला पॉइंट पर आते हैं। देखिए यहाँ अगला पॉइंट पर, यहाँ देखिए, बिंबिसार को जैन साहित्य के अनुसार, बिंबिसार को जैन साहित्य के अनुसार श्रेनिक के नाम से जाना जाता है। देखिए बिंबिसार का एक और नाम है जो जैन साहित्य में मिलता है, श्रेनिक। तो ये भी याद रखेंगे कि बिंबिसार का एक और नाम था जिसे श्रेनिक के नाम से जाने जाते थे। और यह श्रेनिक जैन साहित्यों में मिलता है। प्रश्न से भी पूछा जा सकता है कि श्रेनिक के नाम से कौन सा शासक जाने जाते थे, तो बिंबिसार। अगला पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर आ जाइए। बिंबिसार ने, यहाँ देखिए, बिंबिसार ने 3 विवाह किया था। देखिए बिंबिसार हर्यंक वंश के जो संस्थापक थे, वो उनका 3 विवाह हुआ था। और ये 3 विवाह क्यों किए थे, इसके पीछे राजनीतिक कारण था। और यह कारण, विवाह के माध्यम से ही इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। ये पहला शासक थे जिन्होंने युद्ध का सहारा न लेकर के विवाह का सहारा लिया अपने साम्राज्य विस्तार करने में। तो पहला जो शादी किए थे, प्रथम शादी बिंबिसार किए थे, तो बिंबिसार की पहली पत्नी महाकौशला थी। बिंबिसार की पहली पत्नी महाकौशला थी, जो कौशल राज की पुत्री, कौशल राज पुत्री प्रसेनजीत की बहन थी। कौशल राज की पुत्री थी और प्रसेनजीत की बहन थी महाकौशला। पहला विवाह महाकौशला के साथ किए थे। इन्हें दहेज में काशी ग्राम मिला था। इस विवाह में इन्हें दहेज के रूप में काशी ग्राम मिला था, काशी गांव मिला था। और इससे 1 लाख वार्षिक आय प्राप्त होता था। देखिए इस काशी गांव से, काशी ग्राम से 1 लाख वार्षिक आय प्राप्त होता था, जो इन्हें दहेज में मिला था जब इन्होंने पहला शादी कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से किए थे। अब आइए इनका दूसरा विवाह। देखिए इनका दूसरा विवाह, यहाँ पर आइए इस पॉइंट पर देखिए, बिंबिसार ने दूसरा जब विवाह किए तो उनकी दूसरी पत्नी वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी। देखिए इनकी दूसरी पत्नी लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी, जो राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी शासक राजा चेटक की बहन राजकुमारी चेलना थी, जिससे इन्होंने दूसरा विवाह किया था। और इसी राजकुमारी चेलना से इनके पुत्र अजातशत्रु का जन्म हुआ था। अजातशत्रु की माता चेलना थी
तो चलिए अगला पॉइंट पर देखते हैं, तीसरा विवाह पर देखते हैं। तीसरा विवाह को देख लेते हैं कि बिंबिसार ने तीसरा विवाह किसके साथ किया था। तो यहाँ देखिए अगला पॉइंट में आते हैं। तो बिंबिसार ने तीसरा विवाह पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी, यहाँ देखिए तीसरी पत्नी क्षेमा थी, तीसरी पत्नी है क्षेमा, याद रखेंगे, पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। तो 3 विवाह, और ये तीनों विवाह साम्राज्य विस्तार के लिए किया गया था। युद्ध का सहारा न लेकर के साम्राज्य विस्तार के लिए विवाह का सहारा बिंबिसार ने लिया था, जो हर्यंक वंश के संस्थापक। पहला विवाह याद रखेंगे, पहली पत्नी महाकोसला जो कोसल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी, और दूसरा लिच्छवी राजकुमारी चेलना जो राजा चेटक की बहन थी, और तीसरा क्षेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। तो ये 3 विवाह। अगला पॉइंट पर आते हैं। बिंबिसार ने अंगराज को जीतकर वहाँ के राजा अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया था। देखिए बिंबिसार ने अंग पर चढ़ाई किया, और अंगराज जो कि बिहार में ही मगध से सटे हुए अंगराज था, और उसके समीप ही बज्जी महासंघ था। तो अंगराज को जीत करके उन्होंने अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का राजा बना दिया था। तो अगला पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट को देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। बिंबिसार के शासनकाल में जीवक एक प्रसिद्ध राजवैद्य थे। अब अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि जीवक कौन थे और किसके शासनकाल में थे, तो जीवक एक प्रसिद्ध राजवैद्य थे, और वो बिंबिसार के शासनकाल में थे। तो यहाँ ये प्रश्न को याद रखेंगे। बिंबिसार के शासनकाल में जीवक प्रसिद्ध राजवैद्य थे, और बिंबिसार जीवक जैसे प्रसिद्ध राजवैद्य जो बिंबिसार के शासनकाल में थे, वह उस वैद्य को, जीवक जैसे वैद्य को अपने मित्र अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत जब पांडु रोग से, पीलिया रोग से ग्रसित थे, तो उन्हीं के इलाज के लिए जीवक को भेजा गया था। और यहाँ तक कि उनके शासनकाल के समय ही जब भगवान बुद्ध बीमार पड़े थे, तो जीवक को ही इलाज के लिए भेजा गया था। तो इसको भी याद रखेंगे। जीवक एक प्रसिद्ध वैद्य थे जो बिंबिसार के शासनकाल में थे, और अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत जब बीमार थे तो बिंबिसार ने ही जीवक को इलाज के लिए भेजा था। और जब भगवान बुद्ध भी बीमार पड़े थे तो जीवक को ही बिंबिसार ने इलाज के लिए भेजा था। तो अगला पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट को देखते हैं। चलिए आइए, इसी में देखिए अब बिंबिसार का जो शासन था वो 492 ईसा पूर्व तक रखा, और 492 ईसा पूर्व में उन्हीं का पुत्र अजातशत्रु उनकी हत्या कर दिया। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में किया था। तो यहाँ देखिए कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या किया था 492 ईसा पूर्व में, और मगध की राजगद्दी धारण कर लिया था। इतिहास में अब पहला बार ऐसा हुआ था कि कोई पुत्र अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी धारण किया था। इसीलिए अजातशत्रु को पितृहंता, पैट्रिसाइड के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं अगला पॉइंट पर आते हैं। आइए देखिए अगला पॉइंट पर आते हैं। देखिए इतिहास में, यहाँ देखिए इतिहास में अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से जाना जाता है। अभी बताएं कि इतिहास में अजातशत्रु को पैट्रिसाइड या पितृहंता के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट पर आते हैं। यहाँ देखिए अब अजातशत्रु के शासनकाल के बारे में जानेंगे, अजातशत्रु के बारे में जानेंगे कुछ। तो देखिए जैन मतानुसार, जैन के मतों के अनुसार, जैन लोगों का कहना है कि जैन मतानुसार के देखिए
अजात शत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि कुनिक किसका उपनाम था, तो अजात शत्रु आंसर होगा, या फिर अजात शत्रु को और किस नाम से जाना जाता था, तो आंसर होगा कुनिक। तो जैन मतानुसार अजात शत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता था। और अगला पॉइंट पर आते हैं, देखिए इस पॉइंट को देखिए। अजात शत्रु ने कौशल नरेश प्रसेनजीत को पराजित करके अपनी उसकी पुत्री वजीरा से विवाह किया। देखिए अजात शत्रु ने भी कौशल पर चढ़ाई किया और कौशल नरेश प्रसेनजीत को इन्होंने पराजित किया और पराजित करके उसकी पुत्री वजीरा के साथ विवाह किया था। अब अगला पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट यहाँ देखिए, चलिए अगला पॉइंट पर देखते हैं। अगला पॉइंट को देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। अजात शत्रु ने लिच्छवियों के युद्ध में पराजित किया। देखिए अजात शत्रु ने तो कौशल पर आक्रमण करके वहाँ के शासक प्रसेनजीत को पराजित किया था और उसकी पुत्री वजीरा से विवाह किया था। अब अजात शत्रु ने लिच्छवियों के साथ युद्ध किया और उन्होंने लिच्छवियों को युद्ध में पराजित किया था। और इस युद्ध में सबसे बड़ी बात है कि इस युद्ध में अजात शत्रु ने रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले अजात शत्रु ने इस युद्ध में रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का उपयोग किया था। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का उपयोग किसने और कब किया था या फिर किस युद्ध में किया था, तो अजात शत्रु लिच्छवियों के साथ युद्ध में रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। अगला पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट में देखिए, अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। देखिए अजात शत्रु के ही शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुआ उसके बाद महात्मा बुद्ध का निर्वाण प्राप्ति के बाद जब प्रथम बौद्ध संगीति मतलब सभा होता है, तो अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का जब आयोजन हुआ और वह आयोजन राजगिरी में हुआ था। राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में यह संगीति का आयोजन किया गया था। तो उस समय का शासक अजात शत्रु थे। तो अजात शत्रु, अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजात शत्रु। और कहाँ पर हुआ था, तो राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में। तो इसको भी याद रखेंगे। अगला पॉइंट पर आते हैं। देखिए अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट को देखिए, यहाँ पर यहाँ देखिए, अजात शत्रु ने 32 वर्षों तक शासन किया था। अजात शत्रु का शासनकाल 32 वर्ष रहा, लेकिन पुराणों के अनुसार 28 वर्ष। पुराणों में 28 वर्ष ही अजात शत्रु का शासन बताया गया था। बाद में देखिए अजात शत्रु को भी बाद में इसके पुत्र उदयनी देखिए उदयनी अजात शत्रु के पुत्र था। उदयनी को उदयनी या उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो उदयनी के द्वारा अजात शत्रु की हत्या के कहने का अर्थ है कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने किया था। तो अजात शत्रु को पितृहंता कहा गया और अजात शत्रु को भी हत्या किया गया उसके पुत्र उदयनी या उदयभद्र के द्वारा। तो अजात शत्रु के पुत्र उदयनी ने भी इसकी हत्या किया, तो उदयनी को भी पितृहंता कहा जा सकता है। तो ऐसा कहा गया कि पूरे हर्यंक वंश के जितने भी शासक हुए सब के सब पितृहंता थे, इसीलिए इसे पितृहंता वंश ही कहा गया। तो पितृहंता वंश मतलब हर्यंक वंश। तो उदयनी अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी धारण किया था मगध का। अब आते हैं उदयनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। यहाँ अगला पॉइंट से देख देते हैं। यहाँ देखिए अगला पॉइंट,
उदयनी को उदयभद्र के नाम से जाना जाता है, या उदयनी या उदयनी, ये 3 नाम याद रखिएगा। एक ही शासक का 3 नाम है, उदयनी के नाम से भी मिलेगा, उदयनी के नाम से भी मिलेगा और उदयभद्र के नाम से। उदयभद्र या उदयनी का शासनकाल 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक रहा था। चलिए अगला पॉइंट पर आते हैं। यहाँ देखिए उदयनी या उदयभद्र, यहाँ देखिए उदयनी या उदयभद्र ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था। देखिए पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया, तो आंसर होगा उदयनी। इसने मगध की राजधानी राजगृह को हटाकर पाटलिपुत्र बनाया। उदयनी के शासन से पहले मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह कहें तो राजगृह था। जब उदयनी मगध का शासक बना तो राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र ले आया और पाटलिपुत्र नगर भी उदयनी ने ही बसाया था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया, तो उदयनी आंसर होगा, या फिर राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाया, तो उदयनी आंसर याद रखेंगे। अगला पॉइंट पर आते हैं। अब उदयनी के बाद देखिए हर्यंक वंश का अंतिम शासक पाते हैं। हर्यंक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। देखिए ये भी पूछता है कि हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आंसर याद रखेंगे नागदशक। नागदशक को याद रखेंगे। अगला पॉइंट पर आते हैं। देखिए यहाँ अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ देखिए अगला पॉइंट, यहाँ देखिए हर्यंक वंश के बाद हर्यंक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। हर्यंक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु था और अजातशत्रु का पुत्र उदयनी था। और हर्यंक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। और इस नागदशक के शासन का अंत करके, यानी हर्यंक वंश के शासन का अंत किसने किया, तो शिशुनाग ने हर्यंक वंश के शासन को अंत किया था और शिशुनाग वंश की स्थापना किया। तो प्रश्न हो सकता है कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया, तो शिशुनाग। हर्यंक वंश के शासन का अंत किसने किया, तो आंसर होगा शिशुनाग। तो शिशुनाग का शासनकाल देखिए 412 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व से 544 ईसा पूर्व तक है। अगला पॉइंट पर आते हैं। शिशुनाग, यहाँ देखिए शिशुनाग के मृत्यु के बाद उसका पुत्र कलाशोक राजगद्दी धारण किया। यहाँ देखिए थोड़ा सा भूल हो गया है, सुधार लीजिएगा। हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुआ और ये प्रथम शासक शिशुनाग वंश के प्रथम शासक शिशुनाग हुए, जिनका शासनकाल 412 ईसा पूर्व से 344, देखिए यहाँ 344 कर देंगे, इसको 5 न पढ़ करके 344 कर देंगे, 344 ईसा पूर्व तक था। अब यहाँ देखिए शिशुनाग वंश के मृत्यु के बाद उसके पुत्र कलाशोक राजा बना। शिशुनाग के मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन, कलाशोक था और अपने पिता के मृत्यु के बाद वह राजा बना। यहाँ देखिए हर्यंक वंश की तरह कलाशोक पितृहंता नहीं था, अपने पिता शिशुनाग के मृत्यु के बाद यह राजा बना था। तो कलाशोक शिशुनाग वंश के शासक, शिशुनाग के मृत्यु के बाद उसका पुत्र कलाशोक राजा बना और इसका शासन 344 से 366 ईसा पूर्व तक रहा। देखिए 344 से 366 ईसा पूर्व। अगला पॉइंट पर आते हैं। यहाँ देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कलाशोक को काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। देखिए प्रश्न पूछ सकता है कि काकवर्ण के नाम से किसे जाना जाता है, चाहे काकवर्ण किसका उपनाम है, तो आंसर होगा कलाशोक। तो कलाशोक को
काक वर्ण के नाम से जाना जाता है। चलिए इनके बारे में और पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए कलाशोक के शासनकाल में और क्या हुआ था, देखिए यहाँ देखिए कलाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का जब आयोजन हुआ तो उस समय कलाशोक ही मगध के शासक थे। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था तो उस समय अजातशत्रु मगध के शासक थे, और दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ वैशाली में तो उस समय का शासक कलाशोक थे, जिन्हें काक वर्ण के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला पॉइंट पर आते हैं, अगला पॉइंट को देख लेते हैं। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ देखिए शिशुनाग वंश के बाद, देखिए अब शिशुनाग वंश के बाद जब शिशुनाग वंश का अंत हुआ तो शिशुनाग वंश के बाद मगध पर नंद वंश की स्थापना हुआ। नंद वंश का शासन शुरुआत हुआ तो शिशुनाग वंश के बाद मगध पर नंद वंश का शासन हुआ। इसके संस्थापक देखिए नंद वंश के संस्थापक महापद थे, महापद नंद, और महापद नंद का शासन 344 से 324 ईसा पूर्व तक रहा। 344 से 324 ईसा पूर्व तक महापद नंद का शासन रहा, जो नंद वंश के संस्थापक थे। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट में पुराणों के अनुसार, यहाँ पुराणों के अनुसार महापद नंद शूद्र था। पुराणों में महापद नंद को शूद्र बताया गया है कि ये शूद्र थे। इन्होंने सर्व छत्रातक, देखिए इन्होंने सर्व छत्रातक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला, महापद नंद सर्व छत्रातक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला की उपाधि धारण किया था। और एक उपाधि और है भार्गव, जो दूसरे परशुराम के अवतार। देखिए दो उपाधि महापद ने धारण किया, सर्वछत्रांतक जिसका अर्थ होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला, और भार्गव जो दूसरे परशुराम के अवतार कहा गया। तो ये दोनों उपाधियों को याद रखेंगे। सर्वछत्रांतक उपाधि किसने धारण किया, तो आंसर होगा नंद वंश के संस्थापक महापद नंद। अगला पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट को देखिए, यहाँ देखिए अगला पॉइंट, यहाँ पर आ जाइए। अगला पॉइंट, महापद नंद ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा एकराट एवं एक छत्र की उपाधि धारण किया। महापद नंद ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया और इन्होंने एकराट की उपाधि धारण किया। एकराट और एक छत्र की उपाधि धारण किया। तो ये भी याद रखेंगे कि किस शासक ने एकराट और एक छत्र की उपाधि धारण किया था। तो आंसर होगा महापद नंद। महापद नंद के बारे में और भी बात ध्यान देने योग्य है कि महापद नंद ने कलिंग पर चढ़ाई किया था और कलिंग पर विजय प्राप्त करके वहाँ से जिनसेंग की मूर्ति को मगध में लाया था, जैन धर्म से संबंधित। और यह बात हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। इन्होंने नहर का भी निर्माण किया था और यह भी बात खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। तो ये भी एक बात को याद रखेंगे। आ जाते हैं और नंदवंश से संबंधित पॉइंट पर आ जाइए। यहाँ देखिए नंदवंश के अंतिम शासक, यहाँ देखिए नंदवंश के अंतिम शासक कौन था। तो ये नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद था। नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर के समकालीन था। जब सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था तो उस समय मगध के राजा घनानंद ही था। तो ये भी प्रश्न बनता है कि सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था
तो उस समय मगध का राजा कौन था? तो याद रखेंगे घनानंद। तो घनानंद सिकंदर के समकालीन थे। अगला पॉइंट पर आते हैं। घनानंद के दरबार में तक्षशिला के आचार्य, देखिए ये भी पॉइंट को याद रखेंगे। घनानंद के दरबार में तक्षशिला के आचार्य चाणक्य आया था। देखिए घनानंद के दरबार में तक्षशिला के आचार्य घनानंद, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, वर्तमान के शाक्य मुनि भी कहा जाता है, नीति के पंडित भी कहा जाता है चाणक्य को। तो ये विष्णुगुप्त कहिए, चाणक्य कहिए, वर्तमान के शाक्य मुनि कहिए, नीति के पंडित कहिए, ये सभी चाणक्य का ही उपनाम है। तो ये चाणक्य घनानंद के दरबार में आए थे, तो इन्हें बेइज्जती का सामना करना पड़ा था, इन्हें अपमानित घनानंद ने किया था। और इसी का बदला लेने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा लिया था और नंद वंश के शासन का अंत भी किया था। अगला पॉइंट में आइए देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट यहां देखिए 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश, अब नंद वंश के बाद एक मौर्य वंश आ गया जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य होंगे। और ये चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मगध की राजगद्दी धारण किया था, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके। तो ये मगध का इतिहास में सबसे पहले हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश और नंद वंश के बाद मौर्य वंश होगा। तो मौर्य वंश के बारे में भी वीडियो के माध्यम से मौर्य वंश को भी बताएंगे। लेकिन चूँकि बिहार का इतिहास हम लोग जान रहे हैं, बिहार स्पेशल में बिहार का इतिहास जान रहे हैं, तो इसके पहले जैन धर्म और बौद्ध धर्म को जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो को लाएंगे और उसके बाद मौर्य वंश को भी बताएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही, वीडियो को हम समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।